एक को हम कहते हैं डायस्टोलिक अरेस्ट, जिसमें हार्ट बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, धड़कता नहीं है। राइट। दूसरों को कहते हैं फिब्रिलेटरी अरेस्ट, दिल बहुत तेज धड़कता है। चिड़िया को ले लेंगे, उसका दिल बहुत तेज धड़कता है 300 टाइम्स। एक एलिफेंट को ले लेंगे, उसका दिल सिर्फ 25 टाइम्स ए मिनट धड़कता है। एक वेगल टोन जो होता है, जो दिल को कंट्रोल करता है, वो बहुत ज्यादा होता है, वो दिल की धड़कनों को कम करता है। जितनी हार्ट रेट कम हो जाती है 72 के बदले अगर किसी शख्स की जो धड़कन है वो जरूरी नहीं कि 72 हो, वो 60 में भी ठीक हो सकती है। ओके। तो हर एक को CPR जिसको कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये हर एक को आना चाहिए। रिससिटेशन का टेक्निक पता होना चाहिए, आना चाहिए। इनफैक्ट ये करिकुलम में होना चाहिए, स्टडीज में होना चाहिए, सिलेबस में होना चाहिए। अक्सर लेफ्ट साइड में हार्ट के आसपास जबरदस्त पेन होती है। ये पेन बड़ी शूटिंग पेन हो सकती है, बहुत जबरदस्त पेन होती है। दिस पेन इज एज सीवियर एज द पेन ऑफ टूथएक, और एज सीवियर एज इन केस ऑफ लेडीज, हमारी माएँ बहनें होती हैं जिससे बच्चे का पैदाइश हो जाती है, उस वक्त जो पेन होता है लेबर पेन, ये उस जैसा सख्त पेन होता है। उस वक्त पसीने छूट जाते हैं, इंसान चल नहीं पाता है, इंसान गिर सकता है, बेहोश हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जैसे स्मोकिंग है। जो कोई बंदा स्मोकिंग जबरदस्त करता है, उस वजह से यही हार्ट वेसल्स, हार्ट की जो अपनी ब्लड है खराब हो जाती है। Hello, Dr. A.G. Ehinger. Welcome. I'm very interested and eager to know about heart health because पिछले 30 साल से you have been treating patients. So, डॉक्टर साहब, अगर एक लेमैन को या एक 12 साल के बच्चे को हमें समझाना होगा हार्ट क्या है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है और कितना इम्पोर्टेंट हार्ट हमारी बॉडी का हिस्सा है, सो हाउ यू विल एक्सप्लेन एंड ब्रेक डाउन। दिल है ये एक मस्कुलर चैम्बर है, बिल्कुल मसल का बना होता है। इसमें हड्डी शड्डी कुछ नहीं होती है। और ये एक ऐसा अल्लाह ताला ने पंपिंग चैम्बर बनाया है विच इज टू द ह्यूमन हिस्ट्री टिल डेट द मोस्ट एफिशिएंट पंपिंग चैम्बर गॉड हैज क्रिएटेड। ये आम लफ्जों में अगर हम देखेंगे तो इंसान का दिल जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। राइट। धड़कने का मतलब है ये कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है, ठीक, फैल जाता है, डायलेट हो जाता है। जब ये फैल जाता है तो इसमें ब्लड आ जाता है, इसके अंदर रिसीव करता है ब्लड। जब ये कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है, तब ये इस ब्लड को सारे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है, सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी। तो इस सूरत में ये एक इफेक्टिव प्रेशर जनरेट करता है। आम लफ्जों में हम उसको 120 मिलीमीटर्स बाय 80 मिलीमीटर्स कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये हार्ट का बड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है, एक तो इस प्रेशर को मेंटेन करना और इस प्रेशर पे सारी जिस्म को ब्लड सप्लाई देनी। इसी की बदौलत हमारा दिमाग चलता है, दिमाग से जुड़े आंखें, कान, नाक, सूंघना, गर्ज, जो दिमाग हर जिस्म के हर एक हिस्से को कंट्रोल करता है। फिर हमारे लंग्स काम करते हैं, फिर हमारा लिवर काम करता है, किडनीज, गट एंड पेनक्रियास, गर्ज, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो सारे काम इस वजह से करते हैं कि उनको एक ब्लड सप्लाई मिलती है। और वो ब्लड सप्लाई एक खास परफ्यूजन प्रेशर पर मिलती है, जैसे मैंने कहा 120/80, या जिसका मीन प्रेशर के हिसाब से 70 to 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कहेंगे। सो डॉक्टर साहब, अगर मैं इसको समझूं कि ये ब्लड सप्लाई करता है हमारी होल बॉडी में एंड उसकी वजह से हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के हैं दैट वर्क्स, राइट। नाउ हार्ट अटैक एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे ये दिल की धड़कन, इसका सिकुड़ना और इसका फैलना बंद हो जाए तो इसको हम हार्ट अटैक कहेंगे, सिंपल टर्म्स में, ठीक। मगर ये इतना सिंपल नहीं है, मैं इसमें थोड़ी सी और वजाहत करूँगा। हार्ट अटैक मीन्स दिल के धड़कने में कोई रुकावट आना, बजात खुद हार्ट अटैक कहलाएगा। ये कैसे होता है? इसके 2 सूरतें हैं। एक दिल का धड़कना है, वो इस सूरत में मौजूद है कि सिकुड़ा हुआ है। एक सूरत है कि नहीं फैला हुआ है, डायलेट हुआ है। एक उस सूरत में इंसान का दिल जो है रुक सकता है। एक को कहते हैं हम कार्डियक अरेस्ट, राइट, डायलेटेड हार्ट अरेस्ट। हार्ट रिसीव कर चुका है ब्लड मगर ये कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है और इस सूरत में ये रुक गया। ये एक किस्म का हार्ट अटैक, ठीक। दूसरे किस्म का हार्ट अटैक है दिल धड़कता है मगर बहुत तेज धड़कता है,
और इस दिल के धड़कने को इतना टाइम नहीं मिल रहा है जिसमें इसको ब्लड मिल जाए ओके और ये फिर ये इफेक्टिव वॉल्यूम आउट कर पाए, इसको इंजेक्ट कर पाए। तो दोनों सूरतों में क्या होता है, एक को हम कहते हैं डायस्टोलिक अरेस्ट, जिसमें हार्ट बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, धड़कता नहीं है। राइट। दूसरों को कहते हैं फिब्रिलेटरी अरेस्ट, दिल बहुत तेज धड़कता है। एग्जाम्पल आपको दे दूंगा, हमारा दिल जो मैंने कहा इंसान का, आम लफ्जों में 50 to 60 kg इंसान का अगर हम देखेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स 5 लीटर्स ए मिनट है पहुँचने के लिए सारे जिस्म को। ओके। तो इसलिए दिल को तकरीबन 70 to 72 टाइम्स धड़कना पड़ता है ओके। इफेक्टिव ब्लड प्रेशर देने के लिए और इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम इंजेक्ट करने के लिए। राइट। यही एग्जाम्पल अगर हम एक स्पैरो को ले लेंगे, एक चिड़िया को ले लेंगे, उसका दिल बहुत तेज धड़कता है 300 टाइम्स। ह्यूमन हार्ट 72, ह्यूमन हार्ट 72 और एक स्पैरो 300 टाइम्स। ओके। उसकी नीड जो है बहुत कम है, उसके वॉल्यूम बहुत कम चाहिए ओके। और उसकी रिक्वायरमेंट जो है बहुत तेजी से चलती है, तो उससे 300 टाइम्स दिल धड़कता है। Right. एक एलिफेंट को ले लेंगे, उसका दिल सिर्फ 25 टाइम्स ए मिनट धड़कता है। 25 टाइम्स अ मिनट ओनली। ओके। तो उसका दिल जो है बहुत बड़ा है, जो वॉल्यूम रिसीव करता है वो इन टर्म्स ऑफ लीटर्स होता है। राइट। और जो इजेक्ट करता है वो भी इन टर्म्स ऑफ लीटर्स होता है। तो उसके बॉडी सरफेस के एरिया से ओके। अक्सर लोग अगर हम देखेंगे, जो यंग एथलेटिक जवान होता है, आप जैसा, वासिफ साहब जैसा, वेल बिल्ड, जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, अपने आप को फिट रखता है, मेंटेन करता है, तो उसका एक वेगल टोन होता है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस में एक नर्व है जिसको हम वेगस कहते हैं। तो एक वेगल टोन जो होता है, जो दिल को कंट्रोल करता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, वो दिल की धड़कनों को कम करता है। जितनी हार्ट रेट कम हो जाती है 72 के बदले, अगर किसी शख्स आप जैसे वेल बिल्ट और मस्कुलर पर्सन की जो धड़कन है, वो ज़रूरी नहीं कि 72 हो, वो 60 पे भी ठीक हो सकती है। ओके। वो बिल्कुल ठीक है, हाँ, necessary. उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। 80 से ज़्यादा 90 100 हो जाए वो गलत है। वो ऐसे सूरतों में होता है जब जिस्म की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सपोज फीवर होता है, किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, कोई तेज दौड़ता है, कोई एक्सरसाइज करता है, तब रिक्वायरमेंट्स जिस्म की बढ़ जाती है, तो दिल तेज धड़कता है। ओके। सो कैन वी से पल्स जो है, नॉर्मल पल्स 72 होना चाहिए एंड 60 इज आल्सो गुड, not bad, as long as a person is healthy, well built and has a athletic Right. body, start all something. it's fine. तेज धड़कने वाली सिचुएशन, फिब्रिलेटरी अरेस्ट या डायस्टोलिक अरेस्ट 3 मिनट से ज़्यादा रहेगा तो नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाता है ब्रेन को। इरिवर्सिबल डैमेज उसको कहते हैं, ब्रेन को, किडनीज को, लंग्स को, लिवर को। तो इंसान अगर जिंदा रह भी पाएगा बाद में, इन 3 मिनट के बाद अगर उसको हम रिसस्टेट करेंगे, इसको ठीक करेंगे, वापस लाएंगे, मगर ब्रेन को जो डैमेज हुआ होगा वो काफ़ी हद तक इरिपेरेबल होगा। ओके। तो 3 मिनट जो है सर्कुलेशन रेस्टोर करने के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये चीज़ इंसान को याद में रखनी चाहिए और इसीलिए हम अक्सर बेशतर कहते हैं, जैसे मेडिकल साइंसेस में, इवन मेरे कहने का मतलब ये भी है कि हमें हर शख्स को ये पता होना चाहिए कि एक इंसान को अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो उसको रिसस्टेट कैसे कर पाएंगे। ये 3 मिनट का जो इंटरवल है, ये हम कैसे बचा सकते हैं, इंसान को कैसे वापस एक फंक्शनल लेवल पे ला सकते हैं, नहीं तो एक वेजिटेटिव सूरत में ला जाएगा। थोड़ा सा हम डिले कर सकते हैं। करेक्ट। राइट। तो हर एक को CPR जिसको कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन, ये हर एक को आना चाहिए। वो घर में हो, वो सड़क पे हो, वो किसी बीच पे हो, दरिया में हो, किश्ती में हो, गाड़ी में हो, जॉब पे हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी, स्कूल में, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो हर एक शख्स को कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन, CPR रिसस्टेशन का टेक्निक पता होना चाहिए, आना चाहिए। इनफैक्ट ये करिकुलम में होना चाहिए, स्टडीज़ में होना चाहिए, सिलेबस में होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन से लेके प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक, यूनिवर्सिटी तक, और हर एक लेवल पे कोई भी जॉब ओरिएंटेड क्लासेस हों या कोर्सेज हों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, फॉर डिले हम CPR दे सकते हैं रिवाइव करने के लिए वापस विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स। राइट। बिल्कुल। एनी मेडिसिन जो उस टाइम पे हम दे सकते हैं जो पेशेंट सफ़र कर रहा है हार्ट अटैक से, सो दैट कि जब तक वो हॉस्पिटल हम उसको ले जाएंगे। एक इंसान को जिसको जैसे हार्ट अटैक ऐसा हो गया, जिसको हमें लगा कि ऐसा कुछ हुआ है, उसको अगर हम एस्प्रिन 300 मिलीग्राम दे देंगे
क्लोपिड्राग्रिल एक दवाई है जिसको हम एंटीप्लेटलेट दवाई कहते हैं, उसको Right. 600 मिलीग्राम दे देंगे। अगर हम एटोरोस्टैटिन को दे देंगे जो लिपिड लोअरिंग एजेंट्स हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, एस्पिरिन, क्लोपिड्राग्रिल, ये एक कम्बिनेशन है 3 जिससे जिससे ये जो क्लॉट फॉर्मेशन है मजीद बढ़ने से रुक सकती है। Right. और यहाँ तक कि इवन अगर अर्ली स्टेज पे दिया जाए ये क्लॉट जो है डिजॉल्व भी हो सकता है। राइट। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या हो सकते हैं हार्ट अटैक के? बिकॉज वी हैव ऑल्सो हर्ड दैट 20% पीपल हैव, उनके पास सिम्टम्स ही होते हैं, नेवर हैव सिम्टम्स। Around 18.16 million people die annually because of heart attack. राइट। तो रीजंस जैसे मैंने थोड़े से आउटलाइन किए, इनसे लेके और भी बहुत सारे, अगर हम माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो बहुत सारे और भी रीजंस सामने आ सकते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, सिम्टम्स जो होते हैं हार्ट अटैक के, वो अगर हम देखेंगे, एक फेलिंग हार्ट तो सडन डेथ तक जब पहुंचता है इंसान, तो पहले पहले इंसान को पैरों में सूजन आती है, मुंह पे सूजन आ जाती है, ब्रेथलेसनेस होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, इंसान अवेयर बन जाता है दिल की धड़कन का, नहीं तो हमें पता नहीं चलता मेरा दिल धड़कता है मेरे से, मुझे पता ही नहीं है। जब मैं इस चीज़ का कॉन्शियस हो जाऊंगा, मुझे लगेगा मेरे जिस्म में थम्पिंग जैसे हो रही है, जिसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं, जैसे मुझे लगेगा मेरा सांस फूल रहा है, मैं चल रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ जो अक्सर बेशतर मेरा नॉर्मल रूटीन है, उसमें मुझे पता नहीं चलता मैं सांस लेता हूँ, मेरा दिल धड़का है, पता नहीं चलता। जब मैं इस चीज़ का अवेयर हो जाऊँ कि मुझे सांस लेना पड़ता है, मेरी धड़कन कुछ तेज़ चल रही है या कुछ इरेटिक चल रही है, तो मुझे इस बात का पता चल जाता है। तो ये एक सिम्टम है अवेयर होने का, सांस फूलने का, दिल की धड़कन तेज होने का, दिल की धड़कन इरेटिक होने का, पैरों में सूजन आने का, मुंह पे सूजन का या पेट फूलने का। ये कुछ अलामत हैं जो स्टार्ट विद हायर एट अ लेटर स्टेज, जब काफ़ी एडवांस स्टेज होगा हार्ट फेलियर का या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, या मसल में जो ब्लड सप्लाई ठीक तरह से नहीं पहुंचती है, तो उस वक्त अक्सर लेफ़्ट साइड में हार्ट के आसपास ज़बरदस्त पेन होती है। ये पेन बड़ी शूटिंग पेन हो सकती है, बहुत ज़बरदस्त पेन होती है। दिस पेन इज़ एज सीवियर एज द पेन ऑफ टूथएक, और एज सीवियर एज इन केस ऑफ लेडीज़, हमारी माएँ बहनें होती हैं जिससे बच्चे का पैदाइश हो जाती है, उस वक्त जो पेन होता है लेबर पेन, ये उस जैसा सख्त पेन होता है। उस वक्त पसीने छूट जाते हैं, इंसान चल नहीं पाता है, इंसान गिर सकता है, बेहोश हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। तो ये एक सिम्टम है जब हार्ट अटैक का वजह हो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, उसमें जो ब्लॉक आ जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, तो ये ऐसे अलामत हो सकते हैं, अर्ली सिम्टम्स हम कह सकते हैं। एंड एक वन शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स, जैसे उसको होता है यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। करेक्ट। ओके डॉक्टर साहब, आपने कहा पेन बहुत होता है जब हार्ट अटैक हो रहा होता है, बट हमने देखा है कि एक सडन कार्डियक अरेस्ट होता है एंड पर्सन पास्ट अवे, उसकी डेथ हो जाती है। सो इट्स काइंड ऑफ अ मॉर्बिड क्वेश्चन, बट क्या वो पेनलेस है या पेनफुल है? एक डेथ होती है जो पेनफुल डेथ हो जाती है, जैसे अभी हमने तज़किरा किया, किसी की कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो गई तो हार्ट अटैक हो गया, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ऐसे है कि ये जो पेन है कंटिन्यूस रहता है, इवॉल्विंग सिचुएशन हो जाती है, दिल की धड़कन चल रही है, रुकती नहीं है, मगर इसमें ब्लड सप्लाई कम आती जा रही है, और ये पेन जो है अनस्टेबल एंजाइना इसको कहते हैं, पेन जो है बढ़ती ही जा रहा है अनलेस हम इसको ट्रीट करें। दूसरी एक सिचुएशन है, हमने ये भी सुना होगा कि वो एक बंदा था, शाम को खाना खाया, रात को सो गया, सुबह उठा ही नहीं। तो कुछ ऐसे मराहिल हैं दिल की तकालीफ में जहाँ इंसान की मौत वाक़ा हो जाती है, इवन ड्यूरिंग स्लीप या लेटे लेटे, जो पेनलेस डेथ होती है। ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी मतलब एक सडन कार्डियक अरेस्ट एंड द पर्सन इज गॉन। यस, राइट। सो बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं हार्ट अटैक के, एंड लो रिस्क फैक्टर्स? बिकॉज लो रिस्क फैक्टर्स मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हम खाते हैं और हमें लगता है कि शायद इससे इफेक्ट नहीं होगा हमारी हार्ट की हेल्थ पे, बट दैट कैन ऑल्सो लीड्स टू हार्ट अटैक। कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जैसे स्मोकिंग है, जो कोई बंदा स्मोकिंग ज़बरदस्त करता है उस वजह से यही हार्ट वेसल्स, हार्ट की जो अपनी ब्लड ख़राब हो जाती हैं।
इस हार्ट की अंदर वाली लाइनिंग है, इसको एंडोकार्डियम कहते हैं, वो ख़राब हो जाता है, हार्ट की मसल जो है ख़राब हो जाती है। स्मोकिंग की वजह से मैंने परसों भी तज़किरा किया एक टीवी इंटरव्यू में, वहाँ पे बहुत सारे रीज़न थे जिस वजह से स्मोकिंग का इफेक्ट से काफ़ी। शुगर हम जितना लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारे ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट ना करना, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ना करना, ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो आगे जानलेवा बन सकते हैं। इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। स्मोकिंग हम बंद कर सकते हैं, साल्ट कम खा सकते हैं, शुगर कम कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं और ज़िंदगी को बचा सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनमें हमें जो ये मॉडिफाइड पार्ट कंपोनेंट है, इसको अगर हम ठीक करेंगे तो जो हेरिडिटरी कंपोनेंट है, जो नॉन मॉडिफाइबल कंपोनेंट है, उसको मिला के काफ़ी हद तक हम एक इंसान को सडन डेथ से बचा भी सकते हैं, उसकी ज़िंदगी जो बचा सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, हम हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? हार्ट के हेल्दी रहने के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। हार्ट के हेल्दी रहने का मतलब है हार्ट की जो धड़कन है वो नॉर्मल रहनी चाहिए, 72 रेगुलर, 72 हो, 80 हो, 90 हो, 70 हो, 60 हो, नॉर्मल होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। Can we say Regular. 60 to 90 is normal? यस, रेगुलर होनी चाहिए, Right, इरेटिक नहीं होनी चाहिए, right. कभी चले कभी ना चले, कभी रुके कभी तेज Right. चले, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है हार्ट के धड़कने का है, इससे पहले कि मैं ये सब कुछ आपको बता दूं, मैं आपका अटेंशन एक चीज़ की तरफ ले जाऊंगा। हमारे हार्ट में जो एक मस्कुलर चैम्बर है, जो मस्कुलर पंप है, उसमें 4 चैम्बर्स साथ साथ में हैं, और जैसे मैंने कहा 4 वाल्व्स हैं, 4 मेजर वेसल्स हैं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जैसे घर में, ऑफिस में, बड़ी बिल्डिंग में, किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो जाती है, सर्किट्स होते हैं, बिजली की तारें होती हैं, Right. वैसे हमारे दिल में भी है एक वायरिंग सिस्टम है, Okay. और वायरिंग सिस्टम के साथ साथ उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट भी आ जाती है। Okay. एक चीज़ है जहाँ पे सुपीरियर वेन क्या वो राइट एट्रियम मिल जाते हैं, हम उसको कहते हैं साइनो एट्रियल जंक्शन। वहाँ पे एक छोटा सा नोड होता है, उसको हम कहते हैं एसे नोड। हमारे दिल की धड़कन वहाँ से शुरू हो जाती है, जिसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। कुदरती पेस मेकर जो हमारा वहाँ पे शुरू हो जाता है। वहाँ से अब जैसे सूरज को ले लीजिए, सूरज से शुरू हो जाती है रोशनी, Right. वैसे ही उस ऐसे नोड से धड़कन शुरू हो जाती है, वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल शुरू हो जाती है। आगे चल के ये एक और नोड पे पहुँच जाती है, जैसे आप देखेंगे मोबाइल टावर्स एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स, वैसे ही ये सिग्नल ऐसे नोड से लेके फिर एवी नोड में पहुँच जाती है। ये एवी नोड होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होती है जिसको ट्रैक्स वाल्व कहते हैं। उसके रिम के आसपास वहाँ पे एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कॉरोनरी साइनस। वहाँ पे एक ट्रायंगल की सूरत में वहाँ पे एक हो जाता है, उसको हम कहते हैं एवी नोड। तो ये सिग्नल ऐसे नोड से एवी नोड को, एवी नोड से एक छोटा सा बंडल, जैसे केबल होती है, एक छोटा सा बंडल होता है केबल की सूरत में, जहाँ से ये एवी नोड की सिग्नल इस बंडल के थ्रू, इस केबल के थ्रू फिर आगे चल के 2 डिविजन्स में जा जाती है। एक को कहते हैं राइट बंडल, दूसरे को कहते हैं लेफ्ट बंडल। राइट बंडल जो है राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, लेफ्ट बंडल जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। बिल्कुल एक बाज़ाब्ता नेटवर्क की तरह हो जाता है। तो ये जो धड़कन है ऐसे नोड से शुरू हो जाती है, एवी नोड तक पहुंच जाती है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस उसको कहते हैं, उससे चले जाके फिर 2 बंडल्स में, राइट और लेफ्ट बंडल में चले जाते हैं, उसमें हार्ट की मसल में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। दिल के धड़कने के लिए इसका ये रेगुलर इम्पल्स जनरेट करना, फिर ट्रांसमिट होना, कंडक्ट होना, ये बहुत ज़रूरी है। बाज़ अवकात इन कंडक्शन वायर्स में, इन तारों में कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हो जाते हैं कि दिल का धड़कना जो इरेटिक बन जाता है, या खुदा न खास्ता बाइस से मौत भी बन जाता है, रुक जाता है। सो ये एक और रीज़न है जो मैंने पहले टच नहीं किया था, मैं जानता था कि आप इस बात पे आएंगे, जहाँ पे आपको मैं ये कहूँगा। तो दिल के धड़कने के लिए, रेगुलर रिदम के लिए ये जो कंडक्शन सिस्टम है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और जब इसमें कोई तकलीफ़ होती है तो वो ठीक करना ज़रूरी है, नहीं तो ये भी जानलेवा बन सकता है, हार्ट इस वजह से भी रुक सकता है। इसके लिए आज के लिए बहुत एक रेवोल्यूशन आई है दुनिया में, जहाँ पेस मेकर्स का काम चलता है। हम पेस मेकर डालते हैं हार्ट में जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी,
वो सारे जिस्म को फिर सारे दिल को वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो हम उन पेस मेकर्स की वजह से भी जिंदा रहते हैं और किसी की सडन डेथ से बच सकते हैं या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इवन इफ उसके हार्ट की धड़कन चल रही हो मगर वो इरेटिक होती है, ठीक नहीं होती है, इफेक्टिव नहीं होती है, राइट। तो उसको ठीक करने के लिए पेस मेकर्स का ज़रूरी होना है। पेस मेकर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक लो बजट का कहेंगे हम आजकल हम इकोनॉमिक लफ्ज़ में, एक एडवांस्ड टाइप का होता है। ये देखा जाता है कि किस शख्स की एज कितनी है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस कितने ठीक है, तो उसी हिसाब से उसके लिए चूज़ करता है डॉक्टर कि उसके लिए मुनासिब क्या रहेगा। और एज के हिसाब से, उसके बाकी फंक्शंस के हिसाब से ये भी देखा जाता है। एडवांस जो पेस मेकर्स होते हैं, AICD उनको कहते हैं, वो बड़े कॉस्टली भी होते हैं मगर उनमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। उसमें कुछ दवाइयाँ भी लिबरेट होती रहती हैं, जो एक किस्म का जब भी ज़रूरत हो हार्ट को अंदर से एक शॉक भी देते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, फिर हार्ट रिवाइव हो गया। राइट। तो ऐसा भी होता है। ऐसे पेसमेकर्स हैं जो दिल को अंदर से छोटा छोटा एक माइनर शॉक भी देते हैं, उसकी धड़कन को ठीक रखते हैं। ओके डॉक्टर साहब, हियर 2 क्वेश्चंस है। एक, पेसमेकर महंगा क्यों होता है, पहला ये है, और दूसरा, जब पेसमेकर लगाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है किसी पर्सन को, देन वो डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उस पर हाथ नहीं लगा सकता। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेसमेकर के मैंने कहा जो है बहुत सारे टाइप्स हैं। एक ऑर्डिनरी किस्म का पेसमेकर हो जिसको एक सिंगल लाइन के थ्रू, एक सिंगल वायर के थ्रू पेसमेकर जनरेशन जो होती है, इफेक्टिव बीट वो स्टिमुलेट करती है एक वेंट्रिकल को। मैंने कहा ना, वो सिलेक्ट करता है डॉक्टर साहब एक शख्स की ज़रूरियात देखते हुए। एक होता है जिसको हम कहते हैं बाईपोलर, उसमें 2 लीड्स होती हैं जो डिफरेंट एरियाज में चली जाती है, या इवन 3 लीड्स भी हो सकती हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से। कॉस्ट वेरिएशन इसलिए है, अगर आप देखेंगे आजकल, मैं एक आम सी एग्जांपल दे दूंगा। एक मोबाइल होता है जो स्मार्टफोन नहीं है, ऑर्डिनरी फ़ोन है जिसमें सिंपल सी फंक्शंस हैं, बात करने की, SMS करने की, ऐसे ऐसे। एक बड़ा स्मार्टफोन होता है जिसमें एप्पल से लेके कोई भी लेटेस्ट जनरेशन एंड्रॉयड फ़ोन होता है जिसकी एडवांस फंक्शन होती है। तो इसी हिसाब से इन पेस मेकर्स की एक तो इनका जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से कॉस्ट होता है, और उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो है। पेस मेकर लगाने के वजह से ऐसा नहीं कि उसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है, चूँकि ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, ऐसे शख्स को कहा जाता है कि जो जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, वहाँ पे जाने से थोड़ा सा एतराज़ करे, उन चीज़ों के साथ ना छेड़े। अदरवाइज कोई रुकावट नहीं है किसी का, कोई इंसान का शेक हैंड करे, काम करे, उसे मिले, ज़िंदगी के जो भी ज़रूरियात होते हैं उसमें कोई रुकावट नहीं होती। स्टेंट क्या होता है, आपने स्टेंट का भी मेंशन किया, और हार्ट वॉल्स क्या होता है? कुछ ऐसी कंपोनेंट्स हमारे दिल में जो एक चैम्बर से दूसरी चैम्बर में ब्लड फ्लो को जाने देते हैं, रिवर्स में नहीं जाने देते हैं। यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो होता है। ये कुछ ऐसे थिन वॉल स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, तो एक यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो होता है इनके थ्रू, रिवर्स नहीं होता है। उसी से एक प्रोपल्शन जो होता है ना हार्ट में ब्लड का चलता रहता है। ये एक चीज़ है। स्टेंट जो है, स्टेंट एक पाइप जैसा चीज़ होता है, एक छोटा सा ट्यूब जैसा होता है। आपके पास जो ये पेन है, इसमें से अगर ये हम निकालेंगे इसकी लीड, अंदर जो है ट्यूब रहेगा, तो इसको हम स्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू जो है लिक्विड को हम चलाते हैं, ब्लड को चलाते हैं, ब्लड को चलने देते हैं। तो ये स्टेंट जो होता है, ये एक बहुत ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपोनेंट्स होते हैं, टाइटेनियम से लेके आजकल बहुत सारे और भी मटेरियल्स इसमें आए हैं। आजकल इवन बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल स्टेंट्स आते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो नहीं रहते। जो टाइटेनियम रिलेटेड होते थे पहले स्टेंट्स, वो भी अभी भी चलते रहते हैं, मेटलिक स्टेंट्स जो कहते हैं। वो ऐसी ट्यूब्स होती हैं जो जहाँ पे दिल की ब्लड वेसल उसमें रुकावट आई होगी, जैसे मैंने कहा एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जी, या किसी भी वजह से रुकावट आई होगी, अगर हम उसको क्या कहते हैं, वो पेटेंसी खोल के उसमें ये ट्यूब डाल देंगे तो उसमें से जो है ब्लड फ्लो कंटिन्यूस रहेगा। यही स्टेंट होता है, इसमें से ब्लड जो है कंटिन्यूसली चलता रहे। सो ये डॉक्टर साहब कॉस्टली क्यों होता है?
कॉस्टली इसलिए होता है, जब मैंने कहा ना, इसका जो कंपोनेंट है, आप टाइटेनियम को ले लीजिए, एक बहुत कॉस्टली मेटल है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी लगी है, जो जिसे बनाते हैं, ये बहुत फाइन मटेरियल होता है। पहले ये दिखता ही नहीं है, जैसे ये कैथेटर पे माउंट होता है, जैसे डालते हैं थ्रू, जैसे फेमोरल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, या फेमोरल वेन, या बाकी जो भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं ऐसे ही किस्म के स्टेंट की तरह, बहुत सारी डिवाइसेस आजकल ज़माने में, जैसे ये जो डिफेक्ट्स मैंने कहा है हार्ट के होते हैं, इनको क्लोज किया जा सकता है ऑपरेशन के बिना ही, तो उनको हम डिवाइस इंटरवेंशंस कहते हैं। ऐसे स्टेंट्स होते हैं, पाइप्स, ट्यूब्स ऐसे होती हैं, जहाँ पे भी दिल की ब्लड वेसल में रुकावट हो, उसको दूर किया जाता है और ब्लड फ्लो को रिस्टोर किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, हैव यू हर्ड अबाउट कलाम स्टेंट? कलाम स्टेंट जो है एक डीजे स्टेंट करके नाम होता है। ये एक डॉक्टर साहब थे और प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब थे मरहूम, जिन्होंने जब वो डीआरडीओ में थे, उन्होंने एक स्टेंट को थोड़ा सा डिवाइस किया हुआ था, ताकि ये कॉस्ट इफेक्टिव बन जाए इंडियन पॉपुलेशन के लिए। अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लोग गरीब है ये। पर जो भी स्टेंट होगा, स्टेंट का बेसिक काम है ब्लड फ्लो को चलाना, और कलाम स्टेंट भी ऐसा ही एक स्टेंट था। बहरहाल इस पर जो बहुत सारा काम हुआ है, वेस्ट से ही हुआ है, अमेरिका से हुआ है, सब कॉन्टिनेंट में इतना काम स्टेंट बनाने में नहीं हुआ है। इट वाज अ गुड इनोवेशन फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम साहब with his other components, with his other colleagues from DRDO. Obviously, it has worked. It has saved lives, no doubt about it. It's just 5,000 rupees, पर डॉक्टर्स ने लेना मना कर दिया एंड इन लोगों ने बंद कर दिया, बट जो इसका प्राइस है दैट वाज ओनली 5,000 रुपीस। You cannot be overdriven by such emotional statements. You have to understand why is it so. एक स्टेंट क्यों कॉस्टली होता है? 5,000 अगर ये था, तो आजकल जो हम डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, मेरे कार्डियोलॉजी कलीग्स जो भी है, 1 लाख का स्टेंट क्यों करते हैं यूज़, 2 लाख का स्टेंट क्यों करते हैं? मैंने कहा जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती रहती है, चीज़ें नई बनती रहती हैं। पहले पहले जो स्टेंट्स होते थे उनको मेटेलिक स्टेंट कहते थे, उनमें अक्सर बेशतर फिर से रुकावट आ जाती थी। ये ब्लड कंपोनेंट्स, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, ह्यूमरल कंपोनेंट्स, ये फिर से डिपॉजिट होते थे, और ये जो स्टेंट है ब्लॉक फिर से हो जाते थे, रीस्टेनोज हो जाते थे, तो नए से करना पड़ता था। नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नए नए इनोवेशंस के हिसाब से, नए नए मेटल्स इसमें इनकॉर्पोरेट हुए, नई नई अलॉयज इसमें इनकॉर्पोरेट होगी, वो जो काफ़ी कॉस्टली हैं, जिन पे ये स्टिक जो है ना ब्लड नहीं हो जाता है, एडेरेबिलिटी जो है इसकी कम हो जाती है, एथोरोजेनिसिटी कम हो जाती है, तो उस वजह से ये जो है ये कॉस्टली बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 5,000 का स्टेंट नहीं लगाते हैं डॉक्टर साहब या प्रेफर करते हैं, ये गलत कंपोनेंट है, गलत बात है, और लोगों में जो ये आम तासुर है, ये गलत चीज़ है, ये सही नहीं है। आई हैव रिसेंटली रेड ऑल्सो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैक्सिमम जो प्राइस रखा हुआ है एक स्टंट पे दैट इज 30,000 रुपीज। इज इट ट्रू? It is true, but it has many dimensions. I don't want to dwell into those dimensions. You know, I said एक doctor's concern जो है to give the best to the patient. If I have to choose a stent for myself, I'll choose the best possible stent for myself. If I have to choose the best possible stent for myself, I'll choose the same best possible stent for a prime minister or a man who is selling bananas on a ready. So for me, a life is a life. Be it prime minister, be it president, be it American president, or be it a man who's a vendor on the roadside. For me, life is same. I would give him the best. It's a matter of the affordability. गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कैसे इन चीज़ों को रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, गवर्नमेंट का ड्यूटी बन जाता है, बिकॉज आफ्टर ऑल पीपल चूज देयर गवर्नमेंट्स, दे मेक द गवर्नमेंट्स, सो governments are answerable to the public. They must ensure the best for availability and affordability for the people is very important component. If government does these things, very good. However, it's not possible at a large scale to cater to the आम इंसान, जहाँ तक इस इतनी लेटेस्ट ड्रिवन और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, वहाँ हर एक के लिए ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना है इस टाइम पे बहुत ये ट्रेंड चल रहा है दैट यू शुड डू कार्डियो। आपको जिम में जाना चाहिए, आपको कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस करना चाहिए, इट विल कीप योर हार्ट हेल्दी। सो क्या ये इज इट प्रूवन, इज इट बैक्ड बाय स्टडीज, और इट जस्ट एन अजम्पशन कि आप ऐसे करेंगे तो यू विल फील बेटर? जब तक हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे, हमारी मसल्स
हमारी सर्कुलेशन, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारी किडनीज, लंग्स, एवरी वाइटल ऑर्गन विल वर्क एफिशिएंटली, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी से जो है सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है, सर्कुलेशन बढ़ जाती है और हमारा मेटाबॉलिज्म जो है बढ़ जाता है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी गुड. Right. सो आई अप्रूव ऑफ ऑल दिस फिजिकल एक्टिविटीज, वेरी गुड. Right. जिम में जाना ठीक है, पर जिम में फैशन की वजह से जाना शायद ठीक नहीं है. जिम में आप अपना वक्त ज़ाया करने के लिए जाएंगे तो ठीक बात नहीं है. जिम में आप जैसे कुछ खाना खाते हैं, वहाँ पे कुछ जो फूड क्या उसमें फूड सप्लीमेंट्स होते हैं जो अक्सर बेशतर स्टेरॉइड्स से भरी पड़ी होती हैं. तो आपकी बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए, आपका मसल बनाने के लिए वो फूड्स अगर आपको देते हैं, वो सप्लीमेंट्स अगर देते हैं, वो शायद ठीक चीज़ नहीं है. I don't approve of going to gym for those reasons. Okay. But if you want to maintain a moderate physical activity, is good. Okay. If you can afford, if you can do it. But the best possible exercise, best possible gym is your home. Okay. Best possible gym is your office, your job, where you do something physically active. उसमें आपकी body भी, आपका brain भी, आपके हर एक organ की activity हो जाती है. But as far as it is a fashion, or as far as it's a become sort of a lifestyle, I don't approve of it. I approve of it as long as it helps you maintain a good structure, a good body. That's okay. Physical inactivity दूसरी सूरतों में, sedentary lifestyle एक important reason है cardiac deaths का या हार्ट की डिजीज होने का. जितना हम एक ही जगह पर बैठेंगे, ज़्यादा खाते रहेंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे, उतना ये सारा खाना पीना और एक ही जगह पर बैठना हमारे फैट डिपॉजिट का बायस बन जाएगा, हमारे डायबिटीज़ का बायस बन जाएगा, हमारे घुटनों की तकालीफ का बायस बन जाएगा, हमारे मसल्स जो है डिफंक्ट हो जाते हैं, सार्कोपीनिया जिसको हम कहते हैं, मसल्स जो है वेस्ट हो जाती हैं. तो इस चीज़ के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी है बहुत ज़रूरी है. Suggest 5 things to avoid heart attack एक नॉर्मल जिंदगी में हम अप्लाई कर सकते हैं. कई बार मैंने 5 चीज़ों का तज़किरा हमेशा किया हुआ है. Okay. और ये 5 चीज़ों का जो है नाम एस से ही शुरू हो जाता है. पता नहीं ये एस कहाँ से आ गया. Okay. तो आपके नाम में तो 2 एस जुड़े हुए हैं. तो एक जो नंबर 1 एस है वो सॉल्ट है. Okay. हमें साल्ट को कम करना चाहिए जितना मुमकिन हो सके. Okay. साल्ट हमारे जिस्म का बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. हम जिंदा नहीं रह सकते अगर हमारे जिस्म में साल्ट ना हो. हमारे हर एक सेल के कंपोनेंट के लिए साल्ट का होना बड़ा ज़रूरी है. हमारी सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन 140 से 145 मिली इक्विवेलेंट्स होनी चाहिए, जबकि एक और साल्ट जिसको पोटेशियम कहते हैं वो उसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में 3.5 से 5.5 इतनी होनी चाहिए. तो साल्ट होना बड़ा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है. मगर इस साल्ट से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. इस साल्ट से हमारी ब्लड वेसल्स ख़राब हो जाती हैं. वो ब्लड वेसल्स जो दिल की हों, दिमाग की हों, माइक्रोवेस्कुलर सर्कुलेशन जहाँ पे भी हो, हमें आँखों की रेटिना की ब्लड वेसल्स हों, या लिवर, लंग्स, किडनीज, जहाँ पे भी, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, जहाँ जहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स है, तो साल्ट की वजह से अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो ये सारी वेसल्स जो है डैमेज हो जाती है. दूसरा एस जो है शुगर. Okay. शुगर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे जिस्म का. Right. जिंदा रहने के लिए बड़ा ज़रूरी चीज़ है. जैसे मैंने कहा कि हम जो खाना खाते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है कार्बोहाइड्रेट. Okay. इस कार्बोहाइड्रेट को अल्टीमेटली ग्लूकोज से बन जाता है, जिसको हम शुगर आम लफ्ज़ों में कहते हैं. इसी ग्लूकोज से अल्टीमेटली एटीपी, एनर्जी, बाकी चीज़ें बन जाती हैं, जिससे हमारी सेल्स जिंदा हैं, जिससे हम जिंदा हैं, जिससे हमारे कंपोनेंट्स जिंदा हैं. मगर यही शुगर जब ज़्यादा हो हमारे जिस्म में तो डायबिटीज़ की सूरत इख्तियार करता है, और यही जो शुगर हमारे जिस्म में डिपॉजिट होता है फैट की सूरत में. और यही फैट, यही शुगर, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर साल्ट कंपोनेंट लेके फिर यही लाइपोप्रोटीन्स बन के, यही कोलेस्ट्रॉल, यही ट्राइग्लिसराइड्स अल्टीमेटली इन ब्लड वेसल्स के रुकावट का बाइस बन जाता है, जिससे हार्ट अटैक हो जाते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, स्ट्रोक हो जाता है, दिमाग का एक हिस्सा बैठ जाता है, जिस्म का एक हिस्सा नाकार हो जाता है, आँखों की बीनाई जा सकती है, एक बाजू या लिम्ब बेकार हो सकती है, और बहुत सारी, या किडनीज डैमेज हो सकती है. थर्ड एस जो मैं कहता हूँ इम्पॉर्टेंट एस है, जो स्मोकिंग से जुड़ा हुआ है. Okay. ये स्मोकिंग टोबैको की सूरत में हो सकती है या नॉन टोबैको की सूरत में हो सकते हैं. कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं हमारे खाने पीने में या
चाहे सिगरेट हो या चाहे खाने की चीज़ें हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्मोक रिलेटेड हैं या टोबैको रिलेटेड है, दोनों सूरतों में ये जानलेवा हो सकती है। ओके स्मोकिंग की वजह से हमारी ब्लड वेसल जो है, मैंने कहा, फिर से डैमेज हो जाती है, सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। और अक्सर बेशतर अगर हम देखेंगे, स्मोकिंग का सबसे बड़ा रीज़न है लंग कैंसर का, एसोफेजियल कैंसर का, ओरोफेरिंजियल कैंसर्स का, स्ट्रोक्स का, हार्ट अटैक्स का, कोलन कैंसर का, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर का। बहुत सारे ऐसी तकालीफ हैं जो स्मोकिंग की वजह से जुड़े हुए हैं, Right. स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। तो ये चीज़ जो है बहुत गलत है, ये एक और एस है। तो दूसरा एस जो है, मैं फोर्थ एस की बात करूँगा, वो हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम एक ही जगह बैठते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी में रहते हैं, खाते पीते बहुत कुछ है, मगर हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। हमें उतना ही खाना पीना चाहिए जितना हम बर्न कर पाएँ। हमें जो भी हम खाते हैं, चाहे खाना खाएंगे, पानी पिएंगे या कोई और फ्रूट जूसेस ले लेंगे, कुछ भी जो भी हम ले लेंगे, हमें उतनी ही मिकदार में चाहिए जो हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट हो। इससे अलावा जो हम लेंगे वो हमारे जिस्म में डिपॉजिट हो जाता है फ़ैट की सूरत में, और यही फ़ैट ओबेसिटी से लेके मॉर्बिड ओबेसिटी तक हमारे लिए परेशानी का बायस बन जाता है। हमारे जोड़ ख़राब हो जाते हैं, घुटने बैठ जाते हैं, नी रिप्लेसमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर ऐसी गर्दन में प्रॉब्लम हो जाती है, स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हार्ट अटैक्स की एक बहुत बड़ी प्रोपोर्शन है जो हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम इस सीडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करें। ये एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जो हमारे पास, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो फिजिकल इनएक्टिविटी जो है, जिसे हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं, ये एक और एस है जो हमें अवॉइड करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। अक्सर बेशतर हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। लास्ट 5 जो मैं एस कहूँगा वो भी ऐसे ही शुरू हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एस है, और वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है, हमने आज से पहले जिस स्टेज पे हमारा बचपन गुजरा हुआ है, उस वक्त शायद बचपन में स्ट्रेस नहीं हुआ करता था, मगर आज एक नवजायद बच्चे से लेके एल्डरली पर्सन जब तक वो ग्रेव में पहुंच जाता है, स्ट्रेस से भरा पड़ा रहता है। बच्चों को सवेरे उठने से, स्कूल की तैयारी, बहुत बड़ा बैग, घर में काम, ये खेलना, ऐसे खेलना, ये खाना, वो नहीं खाना, इसके साथ खेलना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है, इस ट्रांसपोर्ट को यूटिलाइज करना है, घर में ऐसे दोस्तों से मिलना है, इतने सारे मार्क्स आने, इतना सारा स्कोर करना है। ये हम बच्चों को स्ट्रेस देते हैं पहले, उसकी ज़िंदगी जो है हम ख़राब करते हैं। वहाँ से स्कूल गोइंग एज पे इस बच्चे की अपनी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, इसको कंपटीशन में आना पड़ता है अपने टीममेट्स के साथ, इसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। फिर आगे यही जब जॉब स्टूडेंट बन जाता है, इसको फिर +2 करके कहीं ना किसी प्रोफेशनल लाइफ के लिए जाना पड़ता है, दौड़ करनी पड़ती है, तो वहाँ पे भी इसका स्ट्रेस बढ़ जाता है। कॉलेज जाएगा तो वहाँ पे भी इसका कंपटीशन कम नहीं हो जाता, बल्कि बढ़ता ही जाता रहता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे और भी और बढ़ता रहता है। गर्ज जब ये एक कमाने के स्टेज पे आ जाता है, जॉब इसको मिल जाता है, फिर इसकी घर की जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है, फिर ये शादी के लेवल पे पहुंच जाता है, फिर इसके अपने बच्चे बन जाते हैं, इसके साथ घर के लोग, पेरेंट्स, उनकी परेशानियाँ, उनकी जो जिम्मेवारियाँ हैं वो निभानी पड़ती है, और एक सोसाइटी की जिम्मेवारियाँ होती है। तो गर्ज हर एक एंगल इसको ये स्ट्रेस जो है ऐड करता रहता है। कोविड-19 के बाद हार्ट अटैक केसेस राइज हुए, एंड स्पेशली यंगस्टर्स में। सो क्या रीज़न है उसका? हार्ट के बहुत 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक मायोकार्डियम होता है, हार्ट की मसल, एक इसका अंदर जो लेयर होता है, थिन लेयर, उसको कहते हैं एंडोकार्डियम, एक इसके बाहर मसल के ऊपर जो एक कवर होता है उसको कहते हैं एपिकार्डियम, और उसके अलग एक कवर होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ये चारों के चारों कंपोनेंट कोविड की वजह से किसी न किसी तरीके से मुतासर हुए। पेरिकार्डियम की तकलीफ हुई, एंडोकार्डियम की तकलीफ हुई, मायोकार्डियम की तकलीफ हुई, और इन पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच में जो ये पानी होता है, एक फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, उसकी वजह से बहुत सारे तकालीफ हुए, काफ़ी फ्लूइड हो गया है, फ्यूजन्स हो गए। तो कोविड ने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, दिल भी इसकी जद में आ गया। ओके डॉक्टर साहब, क्विक क्वेश्चंस, तो आप बताइएगा व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ, ठीक है? डॉक्टर साहब, टी और कॉफ़ी, व्हाट शुड वी टेक? व्हाट्स द बेटर ऑप्शन? Coffee good, tea is even better. The reason for that is coffee leads to palpitations.
कोई कोई लोग इसको टॉलरेट नहीं करते हैं, उनको पैल्पिटेशन बढ़ता है। Right. काफी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है। टी इज गुड, इट कीप्स योर मेटाबॉलिज्म, सर्कुलेशन, एवरीथिंग इन गुड टोन। हार्ट के किसी के होल होता है, so can they live normal? If a hole in a heart is in atrial septal level Mhm. or even in ventricular septal level, but it is a small hole, इसके शंटिंग की जो कैपेसिटी जो क्वांटम है लेस देन 2:1 है, तो a person can live normal life. Okay. But if it is more than, अगर शंटिंग इसकी ब्लड की ज़्यादा हो रही है, क्वांटम उसका शंटिंग का ज़्यादा है, more than 2:1 है, तो it can decrease the lifespan. Robotic surgery better than normal? Robotic surgery, the best. It has its own proponents, it has its own indications, but it is not ultimate. Okay. The robots are driven by human brains. Right. Robots don't do anything of their own, Okay. so they cannot replace a human brain. Okay. So human brain has to work basically. Behind- Robo is driven by the brain. It's Right. the brain behind this robo that works. Right. So ultimately, whether it is the man driven surgery or robotics driven by a man, either component has its own group of indications and has its own components, has its own contribution. Behind Both the are good. scenes, basically, it's human brain. Yes, Right. it is you and me. You're right. It is the robo that takes the command. Right. Is the robo that takes the command, but who gives the command is the human brain. Right. Men are more prone to heart attacks than women. It's a myth. It's a myth. Both are equally prone to. However, Okay. after postmenopausal stage, women are more prone to heart diseases. The reason is because of the hormonal interplay, Okay. because they suffer deficiency of estrogens and progesterones. While in men, this doesn't happen. We do suffer a sort of andropause after a later stage. But so far as heart ailments are concerned, it holds good for both. Okay. डॉक्टर साहब, अगर किसी को मोटापन है, किसी का पेट निकला हुआ है, क्या उसको हाई कोलेस्ट्रॉल है? जरूरी नहीं है. Okay. Even if somebody is fat, obese, morbidly obese, unacceptable obesity, his cholesterol or her cholesterol levels may be normal. It's not so. Conversely, a thin person may have even the worst cholesterols, maybe having very high levels of triglycerides and cholesterols. Okay. Out of context, if I quote, but for the sake of awareness and public education, probably, one of our honorable, beloved Prime Ministers, Shri Manmohan Singh Ji, has been always a very thin person, a thin, lean person, very smart, active, and the world would watch him whenever he would speak. This is a quote from Barack Obama or even Bill Clinton. But at the same time, he suffered from coronary artery disease. But if you take some other people, very obese as compared to him, very obese people, they have not suffered heart attacks. They have Exactly. not suffered. So, as I said earlier, there are some genetic components, there are some modifiable risk factors, other things. So, cholesterol का obesity के साथ या obesity का cholesterol के साथ कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा हो. Okay, डॉक्टर साहब, it's bit personal question to you. कभी आपको एक regret हुआ है या have you ever blamed yourself कि आपकी वजह से while operating patient has died? I have had a lot of regrets in my life, from my personal life to my professional life, or to the level of administrative life. I have had a lot of regrets in my life. I have not escaped those regrets. However, with a word of caution, advice, and suggestion to you, all those regrets have been always a matter of a food for thought for me to analyze why and why have I failed, why did I fail, and all those analysis and all those interpretations of whatever failures or regrettable problems, as I analyze, I would suggest to myself, did I do my best? Yes, I did my best. Did I fail because of my effort? No, I did not fail because of my effort. Did I succeed because of my effort? Yes, I did succeed because my success is my attempt. My attempt is my success. My effort is my success. My effort and my success are interrelated.
And if I fail, despite my effort and my sincerity and my approach, Right. I accept it, but without regrets. Right. And Dr. Saab, accepting is the biggest thing. आप accept कर रहे हैं that you have regret and you have failed, but you have given your full efforts to it. That's all, Dr. Saab. And thanks for your time. It was lovely speaking to you.